Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the new chapter that is human evolution. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन। और इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ अर्थ का, किस तरीके से ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, क्या है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्या है म्यूटेशन, क्या है नेचुरल सिलेक्शन, कौन कौन से टाइप है नेचुरल सिलेक्शन के, लामार्किज्म थ्योरी, डार्विनिज्म थ्योरी, ह्यूमन एवोल्यूशन, किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट किसका, एवोल्यूशन चैप्टर का। तो देखो, जो एवोल्यूशन जो चैप्टर है बच्चे, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो इस चैप्टर को ना दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो पार्ट है ये लाइफ के ओरिजिन के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो ओरिजिनेट हुई। ठीक है। जो सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का वो डील करता है एवोल्यूशन। ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस लिविंग सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए। ठीक है। और ये आज का जो प्रेजेंट जो लाइफ फॉर्म है वो किस तरीके का है, और जो ये एवोल्यूशन है इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि अभी भी एवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो किस तरीके से ये एवोल्यूशन होता है अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम बच्चे दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या होने वाला है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से अर्थ का ओरिजिन हुआ, कब फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई। ठीक है। किस तरीके से यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लेता है कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो कब हुआ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ है वो कब आई, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ है वो कब आई, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल है वो कब ओरिजिनेट हुई। तो ये सारे के सारे ना ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टार्टिंग से ही ईयर के ऊपर फोकस करना। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हम करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ह्यूमन एवोल्यूशन की, ह्यूमन एवोल्यूशन के नहीं बच्चे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर एवोल्यूशन। ठीक है। जो चैप्टर है एवोल्यूशन, इस चैप्टर के बच्चे दो पार्ट हैं। ठीक है। एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। जो ए पार्ट है वो किसके बारे में बताता है, ये बताता है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बताता है लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, यानी कि जो फर्स्ट लाइफ है वो अर्थ पर किस तरीके से आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सेकंड जो पार्ट है बच्चे ये बताता है एवोल्यूशन के बारे में। जो सेकंड जो पार्ट है ये बताता है एवोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से ये जो लाइफ है जो आई है, फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म आई है, इसके अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन होना शुरू हुआ, किस तरीके से ग्रेजुअल चेंजेस हुआ, और जो प्रेजेंट जो लाइफ फॉर्म है वो किस तरीके की है। तो ये जो चैप्टर है ये हम इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये दो चीज़ें ही हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज है बच्चे, यानी कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन हुआ, अर्थ का जो ओरिजिन हुआ, ये बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है। लाइफ किस तरीके से अर्थ के ऊपर आई, किस तरीके, कोई कहता है कि सुपरनेचुरल किसी पावर ने ऐसे बोल दिया तथास्तु और लाइफ आ गई अर्थ के ऊपर। ठीक है। कोई कहता है दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई, कोई साइंटिस्ट कहता है कि मड से, कीचड़ से लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो बहुत सारी थ्योरीज है यहाँ पर। ठीक है। तो हम एक एक करके वो थ्योरीज भी हम देखने वाले हैं और हम देखेंगे कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड। इसी तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ है, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे वैसे तो हम। ठीक है। जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन, और किस तरीके से यहाँ पर ओरिजिन हुआ किसका, लाइफ का अर्थ के ऊपर। तो मोस्ट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है उसका रीज़न क्या है, किस साइंटिस्ट ने उसको मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, हम ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपसे एक अनाउंसमेंट है मेरी कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का मेंटी सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए।
ना तो हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का किया, ना ही बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का किया। तो अब हम, जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन तो चलता ही रहेगा और आप अपना रिवाइज भी कर रहे होगे आई होप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताओगे कि लाइव जो प्रैक्टिस सेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, मैं सिर्फ एक पोर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, कि एक चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की बात कर रही हूँ कि आपको 1 दिन चाहिए रिवाइज करने के लिए, 2 दिन चाहिए रिवाइज करने के लिए, और जल्दी से जल्दी हम इस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का लाइव प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करेंगे। तो आप मुझे अपनी तरफ से कि हाँ आपको 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, फिर मैं कमेंट फीड करके मैं उसके अकॉर्डिंग फिर लाइव प्रैक्टिस सेशन हम इसका कंडक्ट कराएंगे, और आपको टाइम भी मिल जाएगा, आप अच्छे से रिवाइज भी कीजिए, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और साथ साथ एक न्यू चैप्टर भी चलता रहेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कब और कितने दिन चाहिए आपको बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट यूनिट को अपने टिप्स पे करने के लिए। ऑलराइट, ताकि हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सके। तो देखो, एवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टर्म एवोल्यूशन की बात करूं, टर्म, ठीक है, यहां पर मैं बात करती हूँ टर्म एवोल्यूशन की। जो एवोल्यूशन है, ये जो टर्म एवोल्यूशन है, इट इज गिवन बाय, ये किसने दिया था? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि ये साइंटिस्ट तो आपको याद करने ही करने, बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं मैं लिखवाऊंगी ज़रूर कि ये साइंटिस्ट हैं, लेकिन हाँ, याद आपको वही करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। लेकिन किसी का दूसरा बोर्ड भी है, किसी का स्टेट बोर्ड भी है, तो उसके अंदर क्वेश्चन आ भी सकता है, तो मैं साइंटिस्ट सारे लिखवाते हुए आपको चल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं टर्म की बात करूँ, जो टर्म है एवोल्यूशन की, ये जो टर्म एवोल्यूशन थी, ये किसने दी थी बच्चे? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये टर्म दी थी एवोल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ का। ठीक है, लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ? तो लाइफ का ओरिजिन समझने के लिए ना, हमें पहले किसका ओरिजिन समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अर्थ का ओरिजिन समझने से पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। तो हमें समझना तो लाइफ का ओरिजिन ही है, तो लेकिन हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, और हम पढ़ेंगे पहले कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि यूनिवर्स होता क्या है। ठीक है, यूनिवर्स, यूनिवर्स किसको बोलते हैं बच्चे? जल्दी बच्चों, ब्रह्मांड। हम यूनिवर्स किसको बोलते हैं? यूनिवर्स किससे मिलके बना है? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैनी गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज से यूनिवर्स मिलके बना है, और हर एक गैलेक्सीज किससे मिलके बनी है बच्चे? मिलियन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं गैसेस के, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स किससे मिलके बना है? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलके बना हुआ है, और ईच गैलेक्सीज की अगर मैं बात करूं, ईच गैलेक्सी, अगर मैं एक गैलेक्सी की बात करूं, तो ईच गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ, हर एक गैलेक्सीज किससे मिलके बनी है? मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। हर एक जो गैलेक्सीज है वो किससे मिलके बनी है बच्चे? मिलियन ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैसेस, क्लाउड्स गैसेस, क्लाउड्स एंड डस्ट। अब देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, कि यूनिवर्स का ओरिजिन इस तरीके से हुआ होगा, यूनिवर्स का ओरिजिन इस तरीके से हुआ होगा। तो इस चैप्टर के अंदर ना, तो हम बहुत सारी बार बार ये यूज़ करेंगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मतलब ऐसा होगा, ऐसा सकता है, ऐसे वर्ड्स हम बहुत बार यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो ना, यूनिवर्स कब, तो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, कब अर्थ का ओरिजिन हुआ है, कब फर्स्ट लाइफ, जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ है वो कब आई है,
फर्स्ट जो नॉन सेलुलर जो लाइफ है वो कब आई है? तो बिलियन ऑफ ईयर्स एगो की बात हो रही है यहाँ पे, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब है, क्योंकि हमें तो उस टाइम तक कुछ पता नहीं था, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट गए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो ओरिजिन ऑफ जो यूनिवर्स है वो किसने एक्सप्लेन किया? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अगर मैं बात करूं यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किसने एक्सप्लेन किया? तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ये किसने एक्सप्लेन किया बच्चे? एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी, और ये बच्चे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी बच्चे? ये है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है बच्चे, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसने दिया था? मतलब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो हम मानते हैं वो क्या है बच्चे? बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले तो आप ये बात कीजिए कि जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, अगर मैं टाइम की बात करूं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ये है बच्चे 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो आपको ये तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये आपको नंबर ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर है ना बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ। तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, और जो बिग बैंग थ्योरी है ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बता रहा है, ओरिजिन ऑफ अर्थ बता रहा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ बता रहा है। क्या बता रहे हैं? बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना कि जो 1 जो बिलियन है, ठीक है, 1 जो बिलियन है बच्चे, वो कितने मिलियंस के बराबर है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना बिलियंस की जगह मिलियंस में पूछा रहता है, ठीक है। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, सो दैट आप इजीली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो चीज़ें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ 20 बिलियन ईयर अगो। अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूँ, देखो बच्चे, साइंटिस्ट तो मैंने बताया कि मैं लिखवाते सारा चल रही हूँ, जितना आपसे हो सके आप वो याद कर लेना, ठीक है। सारे साइंटिस्ट आपको याद नहीं करने हैं। एबे लेमेटर, सारे के सारे साइंटिस्ट आपने यहाँ पर याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे वो जिसने बिग बैंग थ्योरी दी थी वो थी एबे लेमेटर। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन को जो यूनिवर्स का है, जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ। तो देखो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में हम समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी ने किस तरीके से जो ओरिजिन है यूनिवर्स का वो एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट ने क्या माना? साइंटिस्ट ने माना कि जो पहले पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स पूरा का पूरा एक डार्क कंडेंस मैटर की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? डार्क कंडेंस मैटर की फॉर्म में है। और इस डार्क कंडेंस मैटर का ना थर्मल एक्सप्लोजन हो रहा है। अब थर्मल एक्सप्लोजन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया। अब यूनिवर्स जब एक्सपेंड करेगा तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर अब कम होगा। टेम्परेचर थोड़ा सा जब कूल डाउन हुआ तो यानी कि जो दूसरी गैसेस का बनना शुरू हुआ, और जो मोस्ट कॉमन जो गैसेस थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये ध्यान में रखना कि जो मोस्ट कॉमन जो गैसेस थी उस टाइम पे वो कौन सी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यूनिवर्स का ओरिजिन बिग बैंग थ्योरी ने किस तरीके से हुआ? बिग बैंग थ्योरी यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक थर्मल एक्सप्लोजन हुआ। पहले जो यूनिवर्स था वो डार्क कंडेंस मैटर की फॉर्म में प्रेजेंट था। थर्मल एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू हुआ। जैसे जैसे यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो इसका मतलब क्या है? दूसरी गैसेस ने, दूसरे डस्ट पार्टिकल्स ने बनना शुरू किया, और जो
मोस्ट कॉमन जो गैसेस थी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स बनने शुरू हुए। क्या बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँ कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बिग थर्मल एक्सप्लोजन, बिग थर्मल एक्सप्लोजन, एक बिग थर्मल एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ ऑफ डार्क कंडेंस मैटर। जो पहले जो यूनिवर्स जो कि एक डार्क कंडेंस मैटर की फॉर्म में प्रेजेंट था, उसका बिग थर्मल एक्सप्लोजन हुआ। यूनिवर्स स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया। यूनिवर्स स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एज अ रिजल्ट टेम्परेचर कूल डाउन, टेम्परेचर क्या हुआ? कूल डाउन हुआ। एंड various gases dust are formed। बहुत सारे जो गैसेस हैं डस्ट पार्टिकल से ये बने। वो जो मोस्ट कॉमन जो गैसेस थी वो ध्यान में रखना बच्चे, वो कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन कौन सी थी बच्चे? हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो दो मोस्ट कॉमन गैसेस थी उस टाइम पर जब यूनिवर्स बना, ठीक है, 20 बिलियंस ईयर्स एगो। ठीक है, अब क्या होता है? अब इन जो बहुत ज़्यादा बड़े जो हाइड्रोजन और हीलियम्स के ना क्लाउड्स बने, ठीक है, और इन क्लाउड्स को क्या करना, ये मतलब आपस में टकराए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और आपस में टकरा के ये क्या बने बच्चे? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, और उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला नेबुला। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला बच्चे? नेबुला बोला। ठीक है, तो क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम कंडेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के जो क्लाउड्स थे वो कंडेंस हुए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी टू फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या फिर डिस्क लाइक मास, और उस मास को क्या बोला बच्चे? नेबुला बोला। उस मास को क्या बोला? नेबुला बोला। ठीक है, यानी कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ ना, जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया। अब जैसे जैसे यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो क्या हुआ? यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो गैसेस के क्लाउड्स बने। ठीक है और कौन कौन सी गैसेस थी? मेनली वो थी आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन एंड हीलियम क्लाउड्स गेट कंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, यहाँ पे ये लिख दीजिए क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ gases like hydrogen and helium condense under the effect of gravity, under the effect of gravity टू फॉर्म, क्या बनाया बच्चे? टू फॉर्म डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, कॉल्ड, और जिसको क्या बोला? नेबुला। ठीक है, जिसको क्या बोला? नेबुला, NEBULA, नेबुला बोला। ऑलराइट, और जो मोस्ट जो कॉमन, बहुत सारे नेबुला बने और उसमें से एक नेबुला को क्या बोला गया बच्चे? सोलर नेबुला। ठीक है, एक नेबुला को क्या बोला गया बच्चे?
सोलर नेबुला इस तरीके से, यानी कि अगर मैं बात करूं नेबुला कैसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थी बच्चे, इस तरीके से ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। इस तरीके से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी जिसको सोलर नेबुला बोला। बहुत सारे नेबुला बोले, उसमें से एक जो कॉमन नेबुला था वो क्या था, सोलर नेबुला। और इस सोलर नेबुला ने क्या बनाया बच्चे, सोलर सिस्टम। और इस सोलर नेबुला ने क्या बनाया, आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बना। सोलर सिस्टम के अंदर जैसे कि सन होगा, प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, मिट्योर्स होंगे, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें होंगी किसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो जो बहुत जो सेंटर जो पार्ट है, जो हॉटेस्ट जो सेंटर पार्ट है, ये क्या है बच्चे, हॉटेस्ट सेंटर पार्ट। इस हॉटेस्ट सेंटर पार्ट को क्या बोला, इस हॉटेस्ट सेंटर पार्ट को बोला सन, ठीक है। और जो साइड में टेम्परेचर क्या होगा, इसके कम होगा, ठीक है। और जो साइड में जो टेम्परेचर है जो इसके रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं बच्चे, इसको क्या बोला गया, प्लैनेट। और उसमें से एक हमारा प्लैनेट था जिसको हमने क्या बोला, अर्थ, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, अर्थ बोला। मेरी बात समझ में आई। तो यानी कि यहाँ पर सोलर सिस्टम बन गया, और जिसके अंदर एक सोलर सिस्टम के अंदर बच्चे क्या था, एक सोलर सिस्टम के अंदर क्या था, हमारी अर्थ। सोलर सिस्टम के अंदर क्या था, यानी कि अर्थ। भी बात समझ में आई। देखो मैं फिर से बताती हूँ, एक यूनिवर्स, यानी कि पहले जो मैटर था वो डार्क कंडेंस फॉर्म के अंदर था। जो पहले जो मैटर था वो डार्क कंडेंस फॉर्म के अंदर था। थर्मल एक्सप्लोजन होता है, यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू करता है, गैसेस बनती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स बनते हैं, वो कंडेंस होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको नेबुला बोलते हैं। बहुत सारे नेबुला बनते हैं, उसके अंदर एक नेबुला था जिसको हमने नाम दिया सोलर नेबुला। इस सोलर नेबुला ने क्या बनाया, सोलर सिस्टम, यानी कि जो डिस्क के अंदर जो सेंटर के अंदर जो हॉटेस्ट जो पार्ट था उसको बोला सन, सन इज अ स्टार, ठीक है। और इसके अराउंड जिन्होंने जो चक्कर लगाना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर वो टेम्परेचर कम होता गया, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, प्लैनेट। और उसमें से एक हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं, यानी कि अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम और अर्थ का ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखो 4.6 to 4.7 बिलियंस ईयर्स एगो क्या बनी बच्चे, सोलर सिस्टम। और अर्थ की अगर मैं बात करूं, तो अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये बनी बच्चे 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ओरिजिन हुआ वो कब हुआ बच्चे, 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो ये ध्यान रखना कि सोलर सिस्टम का, वैसे आप अप्रोक्स भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स का क्या होगा बच्चे, यूनिवर्स का होगा 20 बिलियन ईयर एगो। और अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, अर्थ के ऊपर किस तरीके की कंडीशंस हुई होंगी, ठीक है। जल्दी से इस बात को लिखिए। फिर हम बात करते हैं कंडीशन ऑन अर्थ एट दैट टाइम, कि अर्थ के ऊपर किस तरीके की कंडीशंस होंगी, क्या क्या टेम्परेचर रहा होगा, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कंडीशन ऑफ अर्थ एट दैट टाइम। बहुत अच्छे से अपने नोट्स लिखवाए, बहुत अच्छे से आपके यहाँ पे नोट्स लिखवाए जा रहे हैं बच्चे। आप इसी तरीके से अपने नोट्स को लिखिए और बार बार यहाँ पर रिवाइज कीजिए, ठीक है। 10 बुक नहीं पढ़नी है आपने, मतलब एक बुक को आपने 10 बार पढ़ना है। कंडीशन ऑफ अर्थ एट दैट टाइम, उस टाइम पर बच्चे की क्या क्या कंडीशन रही होंगी अर्थ की, ठीक है। अर्थ की क्या क्या कंडीशन उस टाइम पे रही होंगी, हम ये बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर रही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टेम्परेचर की,
किसकी बात करूं सबसे पहले? अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की बात करूं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बच्चे, उस टाइम पे था अराउंड 800 टू 900 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर था उस टाइम पे अर्थ का कितना था? बहुत ज़्यादा गर्म, दैट इज 800 टू 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनर्जी सोर्सेज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एनर्जी सोर्सेज, कौन कौन से एनर्जी के सोर्सेज थे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे और हीट रिलीज होती थी। और क्या रिलीज होती थी बच्चे? हीट रिलीज होती थी। एक तो ये था, ठीक है, एनर्जी का सोर्स। और दूसरा एनर्जी का अगर मैं सोर्स बताऊं तो थंडरिंग, कंटिन्यूसली थंडरिंग, ठीक है, वो गाना है ना, थंडरिंग, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या थी बच्चे? थंडरिंग होती थी। और थर्ड क्या होगा बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ, कि पहला था वॉल्केनिक एरप्शंस, यानी कि जैसे जैसे वॉल्केनिक एरप्शन होते थे लावा रिलीज होता था, यानी कि हीट रिलीज होती थी। सेकंड था थंडरिंग, ठीक है। थर्ड, उस टाइम तक ओजोन तो बनी नहीं थी, ठीक है, उस टाइम तक ओजोन तो नहीं बनी थी, लेकिन जो अब अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने वाला कोई था नहीं। तो इसका मतलब है थर्ड जो सोर्स था बच्चे, वो क्या थी? अल्ट्रा वायलेट रेज। जो थर्ड जो सोर्स था एनर्जी का, वो क्या थी? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो पहला जो सोर्स था वॉल्केनिक एरप्शंस, थंडरिंग एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो यानी कि गैसेस कौन कौन सी थी उस टाइम तक, ठीक है, कौन कौन सी गैसेस थी? अब आप ये मुझे सोच के बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे सोच के बताओ। और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? और यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो गैसेस का पार्ट हो गया, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, ठीक है। और दूसरा हम लिखेंगे फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो पोर्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या थी बच्चे अर्थ की उस टाइम के? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, 800 टू 90 डिग्री सेल्सियस, ये एनर्जी के सोर्सेज थे गैसेस। तो मैंने आपको अभी अभी लिखवाया जो गैसेस थी वो कौन कौन सी थी बच्चे। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो गैसेस में हाइड्रोजन और हीलियम तो पहले से मैंने लिख दिया था, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट थी, और अमोनिया प्रेजेंट थी बच्चे, और मीथेन यहाँ पर प्रेजेंट थी। अमोनिया प्रेजेंट थी और यहाँ पर मीथेन प्रेजेंट थी, और यहाँ पर प्रेजेंट थे वाटर वेपर्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट थे? वाटर वेपर्स। अब मुझे ये बताओ कि वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर तो रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भैया टेम्परेचर तो 800 टू 90 डिग्री सेल्सियस है ना, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर इमीडिएटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर वेपर्स के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैम आपने यहाँ पर ऑक्सीजन तो लिख दी, लेकिन आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं लिखा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जैसे ही हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाया? वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। तो ये जो H2O है, ठीक है, ये H2O अंडर द इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज इमीडिएटली किसके अंदर टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली किसके अंदर टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन एक लाइट गैस है, वो तो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। और बाकी अगर मैं बात करूं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं CH4 के साथ मिलके क्या बना देगी? CO2 बना देगी। और ये जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके दूसरे ऑक्साइड बना देगी, जैसे NO या फिर N2O एटसेट्रा, NO या फिर N2O एटसेट्रा। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे कंपाउंड्स के बारे में लिखूं तो यहाँ पे आप CO2 के बारे में लिख सकते हो, NO के बारे में लिख सकते हो, N2O के बारे में लिख सकते हो, और आप यहाँ पे लिख सकते हो ETC। तो ये वाली जो बात है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली बात? ये वाली बात
यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन है वो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं टिक पाती, वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाती है मीथेन के साथ टू फॉर्म CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख लीजिए नो फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, नो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, और इसीलिए अगर मैं बात करूं जो पहले का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था बच्चे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिड्यूसिंग इन नेचर। प्रिमिटिव अर्थ जो एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, उसका जो नेचर था वो क्या था बच्चे, रिड्यूसिंग इन नेचर। कैसा नेचर था उसका, नेचर था बच्चे रिड्यूसिंग इन नेचर। मेरी बात समझ में आई, कैसा नेचर था, रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे मीथेन। मीथेन क्या है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखोगे तो आप यहाँ पर वाटर वेपर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो और अमोनिया आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये पहला क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कंडीशन थी अर्थ की पहले वाले एटमॉस्फेयर के अंदर कि टेम्परेचर 800 टू 900 डिग्री सेल्सियस था। एनर्जी के 3 मेन सोर्स थे, वॉल्केनिक इरप्शन तो हीट रिलीज होती थी, थंडरिंग और अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि ओजोन नहीं बनी थी तो अल्ट्रावायलेट रेज तब तक ट्रैप नहीं होती थी। ठीक है, गैसेज में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन प्रेजेंट थे और वाटर वेपर्स। ऑक्सीजन क्यों नहीं प्रेजेंट थी, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके H2O बनाता था तो ये H2O जब अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाता था हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फट से रिएक्ट कर जाती थी मीथेन के अंदर टू फॉर्म CO2 और अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो यानी कि पहले टाइम पे टेम्परेचर जब हाई था तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। इसलिए प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग नेचर का था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा नेचर का था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग नेचर का था, फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था मीथेन। दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, वाटर वेपर्स यानी कि अमोनिया। ऑलराइट, तो ये था कौन सा, कंडीशन ऑफ अर्थ एट दैट टाइम। तो अब अगर मैं बात करूं कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट ईयर्स है वो हम बारे देख लेते हैं कि जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कब ओरिजिनेट हुई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कब ओरिजिनेट हुई, और जो फर्स्ट जो यूकैरियोटिक जो सेल है वो कब ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो यूनिवर्स का ओरिजिन आपने देख लिया है, यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, आपने अर्थ का ओरिजिन देख लिया है, अर्थ का ओरिजिन क्या है। अब हम 3 चीजें देखेंगे, फर्स्ट सेलुलर लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। ये शुरू करने से पहले जल्दी से आप इसको टाइम लीजिए और जल्दी से फटाक से इसको नोट कीजिए, जल्दी से स्नैप लीजिए और फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट। बहुत अच्छे से आपको इसी तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये जरूर लिखना कि पहला जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। ऑलराइट, तो पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि RNA या फिर प्रोटीन, ये कब हुई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब बनी, और फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल की जो ओरिजिन है वो कब हुआ, अब हम ये लिखेंगे। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। मैं एक साथ आपको चार्ट बनवा देती हूँ। ठीक है, एक साथ मैं आपको चार्ट बनवा देती हूँ कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि RNA प्रोटीन, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि ये अभी लिविंग नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ,
फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में लिखेंगे और नेक्स्ट हम लिखेंगे origin of यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, जब हम फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये सारी की सारी हम चीजें लिखेंगे। सबसे पहले ये तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो। Origin of the first non-cellular form of life, that is 4 billion year ago. Origin of the first cellular form of life 3 billion year ago. And origin of the first eukaryotic cell, that is 1.5 बिलियन ईयर एगो। ये हम बाकी पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई। आप जल्दी से इसका स्नैप लीजिए, ठीक है, और आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है कि कौन सी चीज़ कब आई थी, कौन सी चीज़ कब नहीं आई थी। जल्दी से लिखिए। फिर हम लिखेंगे कुछ थ्योरीज रिलेटेड विद, कुछ थ्योरीज के बारे में हम लिखेंगे कि कौन सी थ्योरीज थी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, चलो अब लिखिए ओरिजिन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कौन कौन सी थ्योरीज थी हम इसके बारे में लिखेंगे। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कौन कौन सी जो थ्योरीज थी वो हम लिखेंगे। सबसे जो पहली जो थ्योरीज थी वो थी सुपर नेचुरल थ्योरी। पहली जो थ्योरी थी वो क्या थी? सुपर या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल, थ्योरीज ऑफ सुपर नेचुरल थ्योरी आप लिख सकते हैं। सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन। देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी। इस थ्योरीज के अंदर क्या हुआ? इस थ्योरीज के अंदर बोला गया साइंटिस्ट ने कि जो लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय ए सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुपर नेचुरल पावर। कोई सुपर नेचुरल पावर है, अगर मैं बात करूं हिंदुइज्म माइथोलॉजिकल बेस ये थ्योरी थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मुस्लिम के अंदर जैसे अल्लाह को मानते हैं, हिंदुइज्म के अंदर ब्रह्मा, और अगर मैं बात करूं क्रिश्चियन के अंदर यानी कि गॉड, इन सब ने क्या थी? लाइफ को ओरिजिनेट किया, यानी कि तथास्तु बोला और लाइफ अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हो गई, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि एडम एंड ईव्स, ठीक है, ये पहली मेल फीमेल यानी कि लाइफ के अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए, ये थी अकॉर्डिंग टू गॉड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉड। ऑलराइट। जैसे अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूँ तो जैसे कि श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा पहली फीमेल थी जो कि ब्रह्मा के अवतार से मिली थी, ठीक है, ब्रह्मा की एक सुपर नेचुरल पावर की वजह से मिली थी। तो ये थी एक सुपर नेचुरल थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन। सेकंड थ्योरी की अगर मैं बात करूं, सेकंड थ्योरी क्या थी? पैनस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉस्मोजोइक थ्योरी को पैनस्पर्मिया थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनस्पर्मिया थ्योरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। ये सारे की सारी थ्योरीज का एक ही नाम है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ठीक है।
अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है। कॉस्मोजोइक थ्योरी, पेंस्पर्मिया थ्योरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ये दी थी रिच्टर एंड अरेनियस ने। अगेन आई एम रिपीटिंग कि साइंटिस्ट का अगर आपको नाम याद नहीं रहता है तो कोई करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बाय रिच्टर एंड अरेनियस, ठीक है, इन्होंने इसको दिया था। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से आई है, लाइफ आई है मतलब दूसरे प्लैनेट से कहीं से आई है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की फॉर्म में जो लाइफ है, यानी कि तभी तो पेंस्पर्मिया थ्योरी बोलते हैं कि पेंस्पर्मिया थ्योरी का मतलब है कि जो लाइफ केम फ्रॉम सम अनदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो ये थी कॉस्मोजोइक थ्योरी, पेंस्पर्मिया थ्योरी या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब कहीं और से, ठीक है। पेंस्पर्मिया इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सम अनदर प्लैनेट। जो लाइफ है वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई है। लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सम अनदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। लेकिन ये थ्योरी भी डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे आई थी तो हर एक प्लैनेट का क्या है, अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग सर्वाइवल कंडीशन है। तो ये थ्योरी भी क्या कर दी, डिस्कार्ड कर दी है। जल्दी से इसको लिखिए। इसके बाद में हम और थ्योरी के बारे में बात करेंगे, सुपर नेचुरल थ्योरी। और अभी तक आपने लिखा है कॉस्मोजोइक थ्योरी, पेंस्पर्मिया थ्योरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ठीक है, रिस्टर और एरेनियस ने दी थी। आगे हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थर्ड थ्योरी की अगर मैं बात करूं, आप स्नैप ले लीजिए। अगर मैं जब साइड में हटती हूँ तो अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप उसका स्नैप ले सकते हैं, बाद में आप राइट डाउन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ, इसके बारे में हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी थी, कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये जो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म थी ये किसने दी थी, बाय क्यूवियर। ये किसने दी थी, क्यूवियर ने दी थी। अब इस थ्योरी के अंदर क्या था कि जो लाइफ है ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, लाइफ इज ऑलरेडी देयर, लेकिन कुछ कैटास्ट्रॉफी होती है तो पूरी लाइफ फिर से रिमूव हो जाती है। फिर जो एक न्यू लाइफ है वो एक नई इनऑर्गेनिक मैटर से ऑरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो ये थी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कि लाइफ इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेटेड, न्यू लाइफ, जो न्यू लाइफ है, न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, जो न्यू लाइफ है वो कहाँ से आई बच्चे, न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफी। मतलब कैटास्ट्रॉफी होती है, ठीक है, कोई मतलब प्रलय आती है, उस प्रलय के साथ वो ऑलरेडी लाइफ प्रेजेंट है वो वाइप आउट हो जाती है, फिर एक न्यू लाइफ बनती है इनऑर्गेनिक मैटर से, फिर एक प्रलय आती है, फिर लाइफ पूरी वाइप आउट हो जाती है, फिर एक न्यू ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ ऑरिजिनेट होती है। तो ये थी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है, ये दी थी क्यूवियर ने। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, जो फोर्थ थ्योरी है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, नाम ही बता रहा है ए बायोजेनेसिस थ्योरी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है, अब ये क्या कहती है, ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ए बायोजेनेसिस थ्योरी मतलब ये दी थी वॉन हेलमोंट ने, ठीक है, बाय,
और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। ऐसी बात नहीं है कि ये डिस्कार्ड हो गई, डिस्कार्ड तो हुई, लेकिन ये वॉन हेलमंड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया, भाई देखो लाइफ इस तरीके से आई है। पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने बोला कैसे कि लाइफ किस तरीके से आई है। तो उन्होंने बोला कि लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मड, ठीक है, या फिर स्ट्रॉ, या फिर डस्ट एटसेट्रा। जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, मतलब कीचड़ वगैरह से लाइफ है, वो वहाँ से मतलब अपने आप से वहाँ पे मच्छर कीड़े वगैरह अपने आप से वहाँ पर पैदा हो गए। तो ये बोला वॉन हेलमोंट ने। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। किस तरीके से प्रूव किया उन्होंने, देखो उन्होंने लिया कि मतलब अपनी पसीने से भरी पूरी की पूरी बनियान ली, ठीक है, और उस बनियान को उन्होंने जो जो वीट जो ब्रैन होता है, यानी कि जो भी जो वीट का जो भूसा होता है वहाँ पर दबा दिया और 21 डेज के लिए चले गए, ठीक है। फिर उस रूम के अंदर आते, पूरा का पूरा डार्क वगैरह था, ठीक है, डार्क रूम था। अपने पसीने की मतलब सोकन शर्ट ली और मतलब फिर पूरा का उसके ऊपर मतलब मिट्टी वगैरह लगाई, मड वगैरह लगाई, और उन्होंने एक रूम के अंदर डाल दिया, और उस रूम के अंदर था वीट ब्रांड, यानी कि जो भी भूसा होता है जो कि गेहूं का निकाल के जो बनता है उसके अंदर उन्होंने वो रख दिया। 21 डेज के बाद उन्होंने देखा, अरे वाह यहाँ पर तो चूहे आ गए, यानी कि लाइफ तो यहाँ पर है कि उन्होंने बोला कि जो लाइफ है ना इसी तरीके से आती है, मतलब सड़े हुए जो चीज़ें, जैसे कि लाइस की अगर मैं बात करूँ, हमारे बालों के अंदर जो जुए होते हैं, यानी कि जो भी डस्ट वगैरह पार्टिकल है और पसीना आता है, डस्ट पार्टिकल आता है, तो वहाँ पे जो लाइस है ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और इसी तरीके से लाइफ आ गई है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया किसने, वॉन हेलमंट ने, लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्कार्ड की 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है, रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंज़ेनी एंड लुइस पास्चर। इन्होंने तीनों ने अलग अलग से इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया और काम सेम किया, कंक्लूजन सेम निकाला, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इन्होंने काम किया, और एक न्यू थ्योरी आई जिसको बोलते हैं कि बायोजेनेटिक थ्योरी, यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी, की जो न्यू जो लाइफ है वो किस तरीके से आई। न्यू जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, ठीक है। अगर ऑलरेडी कहीं पर लाइफ प्रेजेंट है तो उसी से एक न्यू लाइफ आएगी, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बताया कि देखो मेरी बात समझो, इन्होंने क्या बताया, जो नई लाइफ है वो कहाँ से आएगी, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी, कि पहले ऑलरेडी वहां पर लाइफ प्रेजेंट है। अगर वहां पर लाइफ प्रेजेंट नहीं है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि सबसे पहले की, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले की फर्स्ट लिविंग सेल किस तरीके से आई, ठीक है, किस तरीके से आरएनए बना, किस तरीके से डीएनए बना, किस तरीके से कौन कौन से कण, ये सब नहीं बताया। लेकिन हाँ उन्होंने इतना बोल दिया कि जो नई लाइफ है ना वो आएगी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगी। और ये जो थ्योरी थी ये एक्सपेरिमेंटली 3 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कार्ड किया, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लुइस पास्चर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के साथ, स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है, उसको हम डिटेल के अंदर करेंगे। तब तक आप इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, और हाँ इसको हम लिख लेते हैं कि वॉन हेलमंड ने क्या लिया, ही टुक हिज shoken shirt with sweat and covered it with mud। मड के साथ उसने इसको कवर कर दिया, put into वीट ब्रान के अंदर रख दिया फॉर 21 डेज। 21 डेज तक इन्होंने वहां पे रख दिया, और सडनली देखा माइस अपीयर, तो इनको लगा भैया लाइफ तो इसी तरीके से आई है कि बनियान से और अपनी जो पसीने की जो शर्ट है, ठीक है,
और उसके अंदर मड वगैरह लपेट दी और व्हीट ब्रांड के अंदर उन्होंने रख दिया। तो इसका मतलब है हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी माइस प्रेजेंट है, चूहे प्रेजेंट है, और उन्होंने उनको कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशन मिल गई है जिसकी वजह से वहाँ पर रिप्रोडक्शन चालू हो गया, और इस तरीके से वहाँ पर हो सकता है लाइफ दिखी वहाँ पर उनको। लेकिन इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, इस लाइन से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लिखेंगे कि जो नेक्स्ट जो थ्योरी थी, जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ थी, वो किस तरीके से। ठीक है, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस करेंगे। मतलब बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज आई, साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बोला, बहुत सारी रबिश बातें भी की, लेकिन उस टाइम पे तो भैया किसी को कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके से लाइफ आई है। तो सब ऐसे ही चल रहा था धक्के में। कोई आगे कुछ भी कह रहा है कि लाइफ आई मड स्ट्रॉ डस्ट पार्टिकल से, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आ गई। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आ गई, कीचड़ वगैरह से लाइफ आ गई। ठीक है, और अपने जो ही टुक इज शेकन जो शर्ट विथ स्वेट एंड कवर्ड इट विद मड पुट इनटू द व्हीट ब्रांड 21 डेज के देखा कि लाइफ यहाँ पर आ गई है। इसको मतलब बहुत अच्छे से डिस्कार्ड किया, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कार्ड किया नेक्स्ट थ्योरी के अंदर। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि डिस्कार्डेड बाय, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिख देंगे कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस थ्योरी ए बायोजेनेसिस थ्योरी is discarded by, किसने डिस्कार्डेड किया भैया इसको? अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली। रेडी, प्लेंजेनी एंड लुइस पास्चर ने तो बहुत ही बढ़िया इस तरीके से इसको अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किया। ठीक है, और जो फिफ्थ जो थ्योरी है ये थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस थ्योरी। जो बायोजेनेसिस थ्योरी है ये किस तरीके की थ्योरी है? बायोजेनेसिस थ्योरी का मतलब है कि जो लाइफ है, लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आपने 11th में अपना चैप्टर पढ़ा होगा ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, the new cell is arise from the pre-existing cell. Life is originated from pre-existing life. अगर वहां पे ऑलरेडी जो लाइफ है ना, उसी से एक न्यू लाइफ बनेगी लाइफ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी की बात करूं, ठीक है, ये थे इटालियन साइंटिस्ट, ये इटालियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने 3 फ्लास्क लिए, अलग अलग सेपरेटली इन्होंने डिस्कार्ड किया था। ऐसा नहीं कि तीनों ने मिलके एक थ्योरी थी, जी नहीं, अलग अलग इन्होंने क्या लिया, 3 फ्लास्क लिए। ठीक है, जैसे कि एक ये फ्लास्क ले लिया, एक ये फ्लास्क ले लिया, और एक ये फ्लास्क ले लिया। और यहाँ पे मीट को अच्छे से, ये जैसे कि ये मीट है, और मीट को इन्होंने अच्छे से क्या कर लिया, बॉईल कर लिया। बॉईल करने का मतलब क्या है? बॉईल करने का, तीनों फ्लास्क के अंदर रख लिया, तीनों फ्लास्क के अंदर रख लिया। मतलब बॉईल करने का मतलब अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑलरेडी किसी टाइप की अगर लाइफ है, तो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मीट वगैरह रख लिया इन्होंने, बॉइल्ड मीट। ठीक है, सेम के अंदर, यानी कि ए के अंदर भी, बी के अंदर भी, और सी के अंदर भी। और इसको यहाँ पर कवर्ड कर दिया अलग अलग तरीके से। यहाँ पर एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है बच्चे, एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दी पार्चमेंट, यहाँ पर लगा दिया एक मसलिन क्लॉथ, और इसको ओपन छोड़ दिया। ठीक है, ये लगा दिया यहाँ पर मसलिन क्लॉथ, और ये छोड़ दिया ओपन, ये छोड़ दिया ओपन, और ये भी था एक बच्चे पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब एक भी एक सॉलिड मेम्ब्रेन थी, मतलब यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, मेम्ब्रेन थी। अब देखो यहाँ पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मक्खियाँ हैं, यहाँ पर भी ये मक्खियाँ हैं,
और इसके ऊपर यहाँ पर मक्खियाँ आएंगी, क्योंकि भैया ये तो एंट्री कर गई ना, यहाँ पर तो ओपन था। तब यहाँ पर ऑलरेडी मीट के पास, मीट किसकी तरह काम करेगा यहाँ पे इन मक्खियों के लिए, एज अ कल्चर काम करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों केस के अंदर तो नो लाइफ, नो साइन ऑफ लाइफ, किसी तरीके का लाइफ का साइन नहीं मिला ए एंड बी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कवर्ड थे। यहाँ पर इन मक्खियों ने क्या किया, यहाँ पर लार्वा दिखा, ठीक है, मैगेट्स एंड लार्वा ऑफ ऑफ फ्लाइज, मैगेट्स एंड लार्वा ऑफ फ्लाइज। यानी कि यहाँ पर ये इन फ्लाइज के लिए मीट किस तरीके से काम करेगा, एज अ कल्चर मीडियम काम करेगा। और इसी तरीके से इन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ पर ये यहाँ पर तो फ्लाई एंटर कर गई इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है, एंटर इनटू फ्लास्क, ये एंटर कर गई किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पहले केस के अंदर और दूसरे केस के अंदर, पहले और दूसरे केस के अंदर तो भैया मतलब दोनों कवर्ड थे। अगर दोनों कवर्ड थे इसका मतलब फ्लाइज तो एंटर ही नहीं कर पाई। लेकिन सीज वाला जो केस था इसके अंदर ये तो जो जार था ये वाला, ये तो ओपन था। अगर यहाँ पर जार ओपन था तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फ्लाइज है वो कहाँ पर टच कर गई, मतलब एज अ कल्चर, एज अ मीडियम एक्ट करेगा ये वाला मीट। और यहाँ पर मैगेट्स दिखे, लार्वा दिखे किसके, फ्लाइज के। यानी कि ऑलरेडी मैगेट्स और लार्वा है फ्लाइज के, इसका मतलब ये कहाँ से आए, इन्हीं मक्खियों से ही तो आए। और यहाँ पर किस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कवर्ड था, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ए और बी के केस के अंदर कोई भी टाइप की लाइफ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ये था किसका, रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। और इसी तरीके से सेम एक्सपेरिमेंट किया किसने, स्प्लेंज़ैनी ने भी सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसका बी और सी पार्ट करेंगे। देखो स्प्लेंज़ैनी ने सेम एक्सपेरिमेंट, सिर्फ कल्चर मीडियम वहां पे डिफरेंट ले लिया। सेम एक्सपेरिमेंट इज डन बाय, सेम एक्सपेरिमेंट, जो सेम एक्सपेरिमेंट है इज डन बाय स्प्लेंज़ैनी। जो स्प्लेंज़ैनी है, ठीक है, ये भी इटालियन साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट है। इन्होंने भी एक सेम ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हाँ कल्चर मीडियम यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ले लिया था। यहाँ पे कल्चर मीडियम जैसे कि शुगर ले लिया या फिर ईस्ट ले लिया, यहाँ पर कल्चर मीडियम इन्होंने अलग ले लिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ लुईस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, थर्ड साइंटिस्ट की बात करूँ तो लुईस पास्चर। वैसे तो ऑप्शन के अंदर अगर आए कि जो एबायोजेनेसिस थ्योरी है वो किसने मतलब डिस्कार्ड की थी, तो आपको तीनों ही साइंटिस्ट के नाम लिखने। लेकिन अगर आपसे बेस्ट पूछे तो बेस्ट क्या है, लुईस पास्चर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक जार लिया जिसकी जो शेप थी, जो जार की जो शेप थी वो किस तरीके से थी बच्चे, एक स्वान की नेक की तरह थी। किसकी तरह थी, एक स्वान की नेक की तरह थी, ठीक है। यहाँ पर एक बर्नर लगाया, यहाँ पर एक बर्नर लगाया, ये केस एक था, ठीक है। और दूसरे केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सीधी सी फ्लास्क ली, ठीक है, यहाँ पर क्या ली, सीधी सी एक फ्लास्क ली और यहाँ पर क्या लगाया, बर्नर लगाया यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगाया, बर्नर लगाया, ठीक है। ये स्वान नेक जैसी फ्लास्क थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कल्चर मीडियम लिया इन्होंने, यहाँ पे कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लिया इन्होंने और दोनों को अनकवर्ड ही रखा, ठीक है। यहाँ पर भी कल्चर मीडियम रखा, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों को अनकवर्ड ही रखा, ऐसा नहीं कि एक को कवर्ड कर दिया, बोथ आर अनकवर्ड। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ से एयर के साथ एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना यहीं पर ट्रैप हो गए,
ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये फ्लास्क के अंदर ही ट्रैप हो गए, ठीक है, यानी कि ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे? ट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तभी तो इन्होंने ऐसी टाइप का वो लिया, फ्लास्क लिया। तो इस केस के अंदर नो लाइफ सीन, कोई लाइफ नहीं आई। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो तो फ्लास्क के अंदर ही ट्रैप रह गए, दोनों ही अनकवर्ड थे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ट्यूब थी, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये सीधे आ गए कल्चर मीडियम के अंदर, ठीक है, सीधे किसके अंदर आए? कल्चर मीडियम के अंदर। और यहाँ पर इनको क्या दिखा? एक न्यू लाइफ दिखी, एक न्यू लाइफ दिखी, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन यही था इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। कंक्लूजन यही था कि लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो न्यू लाइफ है, न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो न्यू लाइफ है वो कहाँ से आई है बच्चे? न्यू लाइफ आई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है। ये कॉन्क्लूजन था, न्यू लाइफ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ना वो यहाँ पर ही ट्रैप हो गए, यहाँ पर पहुंचे ही नहीं, कल्चर मीडियम के पास तो पहुंचे ही नहीं। लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ कि यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पर पहुंच गए, कल्चर मीडियम के अंदर आए और यहाँ पर लाइफ सीन, यहाँ पर बी फ्लास्क के अंदर लाइफ दिखी, ए फ्लास्क के अंदर कोई भी लाइफ नहीं दिखी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो गए। तो अगर आपसे ये पूछे कि जो बेस्ट जो एक्सप्लेन्ड है, जो बेस्ट जो एक्सप्लेन जो थ्योरी है वो आपकी ये जो बेस्ट एक्सप्लेन्ड जो एक्सपेरिमेंट था, जो डिस्कार्ड किया था जिसने ए बायोजेनेसिस थ्योरी, वो था आपका लुईस पास्चर का स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कीमोजेनी क्या होता है, बायोजेनी क्या होता है, मतलब जो किस तरीके से लाइफ का ओरिजिनेट हुआ किस तरीके से जो लाइफ है वो आई, यानी कि पहले लाइफ किस तरीके से आई, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, फिर सेलुलर लाइफ, किस तरीके से लाइफ आई, ई बायोंट हम किसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ क्या हुआ, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी, जैसे हमने यूनिवर्स के केस में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी किया था, अब लाइफ के केस के अंदर जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ और लाइफ के ओरिजिन में बेस्ट जो एक्सप्लेन्ड थ्योरी है, अब हम वो पढ़ेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जब तक हम क्वेश्चन करेंगे आप इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए कि जो लुईस पास्चर का बेस्ट एक्सप्लेन्ड थ्योरी थी, और लुईस पास्चर ने जो वो लिया, ठीक है। तो पहले तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग किया था, ठीक है। प्लेंजेनी ने अलग किया था एक्सपेरिमेंट, रेड्डी ने अलग किया था, ठीक है। यहाँ पे जो कल्चर मीडियम लिया था बच्चे, यहाँ पे मीट ही लिया था, ठीक है। मीट के अलावा यहाँ पे वेजिटेबल भी आप लिख सकते हो, वेजिटेबल यहाँ पे लिया था, ठीक है। और जो यहाँ पर अगर वैसे तो कल्चर मीडियम पूछेंगे नहीं, अगर आपसे फिर से अगर पूछ भी आप जानना चाहते हो तो ये सिरप ऑफ शुगर का सिरप था प्लस किल्ड ईस्ट थी, ठीक है। ये कल्चर मीडियम था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी रीड बच्चे जब तक, अब एक बार हम इसका पूरा कर लेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को, उसके साथ एक साथ ही करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग करके कुछ दिया हुआ है, तो हम एक साथ उसको रीड करेंगे, ठीक है। पहला है नेम द साइंटिस्ट हु डिसअप्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ऑटो बायोजेनेसिस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ये किसने एक्सपेरिमेंटली डिस्कार्ड की थी, डिस्प्रूव की थी? तो फ्रांसिस्को रेड्डी, लाज़ारो स्प्लेंजेनी एंड लुईस पास्चर ने अलग अलग की थी। लुईस पास्चर फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये दोनों इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। मतलब अलग अलग की थी, सेपरेटली इंडिविजुअली किया था, ठीक है, इंडिविजुअली किया था। अगर आप इसमें से भी बेस्ट पूछ सकते हो, पूछना वो कर सकते हो तो लुईस पास्चर होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट, यूनिवर्स कितने साल पहले ओरिजिनेट हुआ था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछने की बजाय, लेकिन हाँ आपसे ना मतलब स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन वाज सपोर्टेड बाय। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन किसने सपोर्ट किया था? वैन हेलमोंट ने स्पॉन्टेनियस क्रिएशन यानी कि ऑटोबायोजेनेसिस थ्योरी की अगर मैं बात करूं, यानी कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी की बात करूं, तो रेड्डी, सप्लेंजेनी और पास्चर ने तो इसको डिसअप्रूव किया था। ठीक है, वो पसीने से भरी शर्ट को मड के साथ मिला के और वीट के ब्रेन के अंदर छोड़ देना और एक माइस एक्सपेक्ट कर लेना और उसको एक न्यू लाइफ कहना, वो था वैन हेलमोंट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ, द फर्स्ट अर्थ एटमॉस्फेयर, पहले जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे पहले जो गैसेस थी बच्चे, वो कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी गैसेस थी बच्चे? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अर्थ इज ओरिजिनेटेड इन द पास्ट। जो अर्थ है वो यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर अगो, अर्थ की बात करूँ 4.6। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कब है, ये आपने बताना है। ठीक है और अब हम ट्राई करेंगे कि आपके जो लेक्चर्स है वो रेगुलरली डले, ताकि आपका सिलेबस है 1 वीक के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके आप टेंशन मत लेना। तो अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये ट्राई करेंगे पूरा का पूरा रैप अप करने की, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला पार्ट पूरा का पूरा ख़त्म करने की। तो अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।